हिंदी की कक्षा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बोर्ड की परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं। आगामी 28 फरवरी को आपकी हिंदी की परीक्षा है। परीक्षा के लिए मैं जानती हूँ वर्ष भर आपने मेहनत की है, निरंतर अभ्यास किया है, परंतु आज मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहती हूँ कि परीक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है, आवश्यक बात है कि आपको अपने परीक्षा पत्र को कैसे प्रस्तुत करना है। तो हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, इस पर भी आज हमें ध्यान देना है। तो मैं आपके साथ एक पिछले कुछ वर्ष पहले का एक टॉपर बच्चे का परीक्षा पत्र आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि आपको किस तरीके से परीक्षा पत्र हल करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो देखिए, हिंदी बी अर्थात जो बी कोर्स का हमारी 085085 हमारा परीक्षा कोड है। तो किस तरीके से एक टॉपर बच्चे ने अपना परीक्षा पत्र सीबीएसई का किस तरीके से हल किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, खंड क ऊपर खंड लिखना अति आवश्यक है। आपकी परीक्षा में आपके जो 4 खंड आते हैं उन्हें बहुत ध्यान से आप देखिए। ऊपर कितने सुंदर स्पष्ट शब्दों में बच्चे ने खंड लिखा है। उसके बाद बाईं ओर हाशिए में उत्तर एक और क भाग, तो ये लिखना बहुत आवश्यक है। आपको हमेशा लिखना चाहिए कि आप कौन सा उत्तर कर रहे हैं और उसका कौन सा भाग कर रहे हैं। आप क कर रहे हैं तो आप क लिखेंगे, ख कर रहे हैं तो ख लिखेंगे, ग कर रहे हैं तो आप ग लिखेंगे। अब इस बच्चे ने देखिए, इसने चुने हैं क और ग। तो ये देखिएगा किस तरीके से बच्चे ने, अब 2 अंकों का हमारा प्रश्न है तो हमारा उत्तर कितना बड़ा होना चाहिए, इसे ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से बच्चे ने उत्तर दिया है। सुंदर मोती जैसे अक्षर तो हैं ही, परंतु इन्हें किस प्रकार से बच्चे ने प्रस्तुत किया है। और देखिए, दोनों प्रश्नों के बीच में रेखा भी बच्चे ने खींची है। अगर आपके पास समय है तो आपको ऐसे रेखा अवश्य खींच देनी चाहिए। इतनी बड़ी रेखा नहीं खींच पा रहे हैं तो आप छोटी सी एक लाइन जरूर खींच दें। कम से कम आप 2 या 3 या पंक्तियों का को खाली भी अवश्य छोड़ दें, जिससे कि कभी भी चेक करने वाले जो होगा आपके पेपर को जो भी देखेंगे, चेक करेंगे, कहीं गलती से आपका कोई प्रश्न न छूट जाए। मैंने देखा है कुछ बच्चे बहुत पास पास लिखते जाते हैं उत्तर। ये गलती आप न करें। बीच में गैप जरूर होना चाहिए, स्थान जरूर होना चाहिए। देखिए कितने स्पष्टता से बच्चे ने इस इन प्रश्नों को किया है। अब देखिए, जब उत्तर 2 की बारी है तो उत्तर 2 लिखकर, क लिखकर फिर अपने प्रश्न का उत्तर। देखिए, प्रश्न जो है, ये क वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार 2 भागों में पूछे जाते हैं। तो बच्चे ने क्या किया है, एक अनुच्छेद में प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर दिया है और उसके बाद दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसने अलग अनुच्छेद में दिया है। तो हमें इस तरीके से उत्तर लिखना है। अब यहाँ देखिए, अगला प्रश्न 3 का हरिहर काका प्रश्न पूछा गया होगा, जिसमें वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होने की जो कहानी है, बच्चे ने प्रश्न में से ही उन लाइंस को उद्धरण चिन्हों के बीच में लिखा हुआ है। देखिए, कोट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चे ने उत्तर दिया है। अगर कोई शब्द गलत भी हो गया, यहाँ देखिए बच्चे ने गलती की है मगर उसको कितनी सफाई से थोड़ा सा काटा है। बहुत ज़्यादा ऐसे से काले लकीरें खींचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा आराम से काट दिया है। ये देखिए, बीघे के पश्चात भी खेल लिखते समय बच्चे से गलती हुई है, मगर कितनी सफाई से उसने उसको काटा है और आगे लिखा है। देखिए, हर प्रश्न के बाद एक लाइन जरूर खींची है। यह स्पष्टता दी है कि मेरा प्रश्न जो है अब बदल गया है, अब दूसरे की जांच होगी। और देखिए,
यहाँ पर अंत में PTO लिखा है, जिसको हम हिंदी में कृपया पृष्ठ उल्टिए, उसका भी क्रे, प्रे और ओ भी लिख सकते हैं। और PTO भी लिख देंगे तो उससे अंक नहीं कटेंगे। PTO लिखकर बच्चे ने ऐसे एरो मार्क, तीर भी बना दिया है कि अब अगले पृष्ठ को की जांच अवश्य करें। PTO लिखना बहुत आवश्यक है कि मतलब प्लीज टर्न ओवर, अगले पृष्ठ को आप अवश्य पढ़ें। अब ये देखिए, खंड ख शुरू हुआ तो ऊपर खंड ख लिख दिया, और अनुच्छेद है तो लड़कियों की शिक्षा, यहाँ पर विषय है, स्पष्टता से विषय। बच्चों, कभी कभी मैंने देखा है कि आप विषय का चुनाव तो कर लेते हैं, अनुच्छेद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर शीर्षक लिखना भूल जाते हैं। यह गलती भूल कर भी नहीं आपने ये करना है, आपको जरूर ही विषय लिखना है, क्योंकि अगर आप विषय नहीं लिखेंगे तो आपका एक अंक कट जाता है। इस तरीके से बच्चे ने, अब ये देखिए, एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया है। कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं कि दो तीन अनुच्छेद बना लेते हैं बहुत अच्छे, लेकिन नहीं, प्रश्न में उन्होंने आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा है, दो तीन अनुच्छेद लिखने के लिए नहीं कहा। इसीलिए आप एक अनुच्छेद ही लिखेंगे अपने उत्तर को। इसके बाद देखिए, पत्र है। यहाँ पर पत्र के आप प्रारूप को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये संपादक महोदय को लिखा गया पत्र है। ये देखिए, परीक्षा कक्ष या परीक्षा भवन, क ख ग विद्यालय, च छ ज नगर अथवा जिला आप लिख सकते हैं। उसके बाद तिथि लिखी हुई है, फिर संपादक महोदय को पत्र है तो उनका पता लिखा हुआ है, उसके बाद विषय। इसके पश्चात अब आप पत्र को तीन अनुच्छेद में लिखेंगे। पहले अनुच्छेद में केवल कि आप इसमें हमारी इस बात को छापें, उसके बाद आपका पूरा जो विषय है उसके ऊपर आपको लिखना है, वो दूसरे अनुच्छेद में उसका वर्णन करें। और तीसरे अनुच्छेद में देखिए लिखा है, कृपया मेरी इस परेशानी को उचित अधिकारियों तक पहुंचाने में सहायता करें, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तो तीसरे अनुच्छेद में भी केवल एक पंक्ति थी, और पहले अनुच्छेद में भी एक या दो पंक्तियां बस। और जितनी भी बात आपसे प्रश्न में पूछी गई है वो आपको पत्र के दूसरे अनुच्छेद में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, अबस अथवा क ख ग जो अपना नाम देंगे आप, उसे आप अवश्य लिखेंगे। अभी इधर देखिए, ये कहानी है, कहानी का शीर्षक एकता में बल। शीर्षक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि आपको जो भी कहानी लिखेंगे आप उसे एक शीर्षक में लिख सकते हैं, लिखना ही है। अब देखिए, इन्होंने पूरी कहानी को एक अनुच्छेद में लिखा है, पर बच्चों आप कहानी को एक से अधिक अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह कहीं नहीं लिखा गया कि कहानी एक ही अनुच्छेद की लिखनी है। आप इसे दो अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, लेकिन अंत में सीख अवश्य लिखनी है कहानी की। यहाँ देखिए, बच्चे ने सीख लिखी है, तो शीर्षक, कहानी और सीख, ऐसे ही अनुच्छेद में शीर्षक और एक अनुच्छेद लिखना था। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों। अब ये देखिए, विज्ञापन। विज्ञापन में एक स्लोगन लिखना बहुत आवश्यक है। स्लोगन, छूट मिलना, चित्र बनाना। देखिए, बहुत सारे रंग नहीं भरे, परंतु थोड़े ही रंग भरकर कितना स्वच्छ विज्ञापन बच्चे ने बनाया है। आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे किस तरीके से विज्ञापन बनाया गया है। एक और विज्ञापन यहाँ पर है, तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कितनी स्पष्टता से, सुंदरता से आप लोग विशेषताएं, जो भी उत्पाद होगा उसकी विशेषताएं अवश्य ही लिखें। तीन चार आपको विशेषताएं अवश्य ही लिखनी है, कम से कम तीन विशेषताएं अवश्य लिखें। अगर आप स्लोगन लिखेंगे, ये देखिए, हर नारी का अधिकार है, अबस का श्रृंगार, है ना। तो स्लोगन लिखना है आपको, चित्र बनाना है, विशेषताएं लिखनी है, और अंत में संपर्क जरूर लिखना है। संपर्क सूत्र लिखना आवश्यक है, दूरभाष लिखना आवश्यक है। तो ये संपर्क में पता है, और दूरभाष सूचना की ओर अब हम चलते हैं। देखिए, सूचना को ऊपर पता लिखा है, विद्यालय का नाम, जिला अथवा नगर आपको लिखना है। सूचना शब्द लिखना आवश्यक होता है। तो ये सूचना, नोटिस, नोटिस राइटिंग भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो सूचना शब्द लिखना आवश्यक है।
फिर आप दिनांक और दाईं ओर वर्ग कि यह सूचना किसके लिए है यह लिखना आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों के लिए है तो लिखेंगे सभी विद्यार्थी। और किसी एक कक्षा विशेष के लिए होगा तो आप उस कक्षा के लिए लिखेंगे कि 5वीं कक्षा या 4थी कक्षा या 10वीं कक्षा के लिए। ये आपके प्रश्न में लिखा होगा कि आपको किसे सूचित करना है। इसके बाद देखिए, विषय लिखना फिर से बहुत जरूरी है कि किस विषय पर सूचना है, ये तो जरूर लिखेंगे। सूचना 3 पंक्तियों में यहाँ लिखी है, 3 से 4 पंक्तियों में, बिल्कुल सही है। लेकिन कब होना है वह कार्य, समय कब होगा, तिथि कौन सी होगी, समय कब होगा और कहाँ, स्थान लिखा है यहाँ पर। और नीचे देखिए, जिन्होंने भी सूचना जारी की है उनका हस्ताक्षर होता है, उनका पद अवश्य लिखते हैं। तो ये देखिए, नाम क्या है उनका, अबसा नाम है, और सचिव ये उनका पद है। तो ये लिखना जरूरी है। एक बात का ध्यान देंगे कि सूचना में बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में बॉक्स बनाना भूल जाते हैं मगर वहाँ अंक कटते हैं। तो आपको बॉक्स बनाना है, विज्ञापन में बॉक्स बनाना है। और अब तो ईमेल लेखन आता है तो ईमेल में भी आपको बॉक्स बनाना है। ये एक और सूचना है, देखिए, ध्यान से देखिए। प्रारूप सूचना का हर बार यही रहेगा। विज्ञापन में भी आपको उत्पाद का नाम लिखना है, उसकी एक स्लोगन लिखना है, विशेषताएं लिखनी है, एक चित्र बनाना है और संपर्क सूत्र। आप छूट या मुफ्त ऐसी योजनाएं भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए बल्कि आपको। तो इस प्रश्न पत्र को आपने बच्चों, मैं चाहती हूं कि आप इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से देखें। स्पष्टता अपने कार्य को, आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसकी प्रस्तुतिकरण भी आपको सीखना चाहिए। बिना अच्छी प्रस्तुति के आपका कार्य पूर्ण नहीं होता। जो आप परिश्रम कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको प्रस्तुति भी सीखनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने, जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया तो आपने देखा होगा। आप सीबीएसई की साइट पे ऐसे अनेक प्रश्न पत्र देख सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे टॉपर्स हैं वो टॉपर किस वजह से बने हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने कार्य को प्रस्तुत किया है, हम सबको जानना ज़रूरी है। आप कभी कभी, मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं कि हमारा प्रश्न पत्र पूर्ण ही नहीं हो पाया। वो पूर्ण न होने की वजह उनके अभ्यास की कमी है। तो आप अभी से अभ्यास करते चलिए। 3 घंटे का आपका जो, आपकी जो परीक्षा होती है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप अगर घर में हैं या अपने विद्यालय में बैठे हैं तब भी आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आपको बहुत सारे, जितने अधिक आप प्रतिदर्श प्रश्नों को आप करेंगे, अभ्यास करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे आपको परीक्षा में बैठ के करना है, तो आपके लिए तैयारी और सरल हो जाएगी। जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें एक प्रस्तुतिकरण को भी आप ज़रूर जोड़ दीजिए और बहुत ध्यान से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा प्रस्तुतिकरण किस तरीके से हमें करना है। इस प्रश्न पत्र में व्याकरण का हिस्सा नहीं था मगर आपके खंड में व्याकरण भी है, तो आपको उसे भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना है। तो मैं अपनी अगली श्रृंखला में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अलग अलग विषय, हमें कविताओं के उत्तर किस तरीके से लिखने हैं, हमें कविताएं जो हैं उनका भावार्थ, और भी आपकी जो भी समस्याएं हैं बच्चों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाती रहूंगी। आप वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ये केवल वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप इसे समझ सकें, आपने जो परिश्रम किया है या निरंतर अभी भी जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसमें आप पूर्ण सफल हो सकें और अपने कार्य को और भी अच्छी तरीके से कर सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।